नमस्कार दोस्तों। कल के पेपर में क्रिएटिंग जेंडर इंक्लूसिव क्लासरूम यूनिट 3 से एक क्वेश्चन आएगा, टीचर एज एन एजेंट ऑफ चेंज, अर्थात बदलाव के रूप में एक शिक्षक की भूमिका। जैसे यहाँ पर आ जाते हैं हम, परिवर्तन में शिक्षक की भूमिका, रोल ऑफ टीचर इन चेंज। एक प्रश्न पक्का आएगा, ये अच्छे से देख लेना कल के पेपर में। तो शिक्षक एक शिक्षार्थी संपूर्ण शिक्षक एवं शिक्षार्थी संपूर्ण शिक्षा प्रणाली के आधार स्तंभ हैं, किंतु परिवर्तन के शैक्षिक कार्य में शिक्षक का स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण है। शिक्षण विधियों के माध्यम से परिवर्तन कर सकता है शिक्षक। पाठ्यक्रम, शिक्षण उद्देश्यों एवं पाठ्य सहगामी क्रियाओं आदि के द्वारा शिक्षक परिवर्तन में अपनी भूमिका का निर्वहन करता है। अतः परिवर्तन अभिकर्ता के रूप में शिक्षक अपनी भूमिका का निर्वहन निम्न प्रकार से कर सकता है। लैंगिक निरपेक्ष भाषा का विकास करके, जैसे प्राय पुरुष शिक्षक अपनी अंतःक्रिया के दौरान और स्त्रीलिंग से संबंधित शब्दों या वाक्यों का प्रयोग करता है। इसके बजाय दोनों लिंगों से संबंधित शब्दों को समान रूप से प्रयोग करने की आदत का विकास करना चाहिए। 2 नंबर पॉइंट, दोनों ही लिंग से संबंधित उदाहरण देना चाहिए, अर्थात कक्षा में कोई एग्जाम्पल दें तो दोनों लिंगों से संबंधित देना चाहिए। अमूमन देखते हैं कि टीचर है वो पुरुष का ही एग्जाम्पल देता है, इससे है वो लैंगिक असमानता जनरेट होती है। उसके बाद में थर्ड एग्जाम्पल है, अलग अलग बैठाने की व्यवस्था करने की बजाय एक साथ बैठाने को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, अर्थात कक्षा में लड़कियों को अलग और लड़कों को अलग नहीं बैठाना चाहिए, एक साथ बैठाने को प्रोत्साहन किया जाना चाहिए। 4 नंबर पॉइंट है, आप पढ़ सकते हैं, इसके अंदर यही बात बता रखी है, मैंने आपको वस्तुतः बता दी। कक्षागत गतिविधियों में समान भागीदारी सुनिश्चित करना, जैसे कक्षागत परिस्थितियों में कई प्रकार की प्रतियोगिताओं और क्रियाविधियों का आयोजन किया जाता है। इन सभी में लड़के और लड़कियों को समान रूप से भाग लेने का अवसर देना चाहिए, अर्थात जैसे कोई गायन है या नृत्य है तो उसमें लड़कों को अक्सर देखते हैं कि अध्यापक और अध्यापिकाएं भाग नहीं लेने देती, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। खेल कूद की गतिविधियों के अंदर देखते हैं लड़कों को ज़्यादा भागीदारी लेने देते हैं टीचर, जबकि दोनों को लड़के और लड़के की योग्यता और रुचि के अनुसार उनको भाग लेने की अनुमति दी जानी चाहिए। 5 नंबर पॉइंट है, लड़कों और लड़कियों को एक दूसरे के प्रति संवेदनशील बनाना। शिक्षकों का यह भी दायित्व है कि लड़के लड़कियों दोनों को एक दूसरे के प्रति संवेदनशील बनाएं। लड़कियों को छेड़ना आदि समस्याओं के प्रति लड़कों को संवेदनशील बनाने का प्रयत्न करना चाहिए। साथ ही साथ एक दूसरे के प्रति सम्मान देने की बात सिखानी चाहिए। अनुसंधानों में यह बात निकल कर सामने आई है कि विद्यालय में शिक्षक लड़कों पर ज़्यादा ध्यान देते हैं, लेकिन कुछ अनुसंधानों में यह बात भी सामने आई है कि सेकेंडरी स्तर पर शिक्षक लड़कों पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं, लड़कियों को सेकेंडरी स्तर पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। अनुशासनात्मक कार्यवाहियों में लड़कों को प्रतिशत लड़कियों की तुलना में ज़्यादा होता है। उसके बाद 6 नंबर पॉइंट है, छात्र गतिविधियों का अवलोकन। छात्र की गतिविधियों का अवलोकन करना चाहिए शिक्षक को। कैसे? यदि कोई बालक है वो कहता है कि मैं डांस नहीं करूँगा, ये तो लड़कियों का काम होता है, तो वो जेंडर को प्रोत्साहन कर रहा है, अर्थात वो जेंडर असमानता की बात करता है, जेंडर भेदभाव की बात करता है। तो शिक्षक को उसे समाप्त करने की, उसकी सोच को बदलने की जरूरत होती है वहाँ पर। देखिए, जैसे अध्यापक को बालक तथा बालिकाओं में विद्यालय गतिविधियों का अवलोकन करना चाहिए। अध्यापक को जहाँ पर भी लैंगिक असमानता की स्थिति अनुभव हो तो उसे समाप्त करना चाहिए। जैसे यदि किसी छात्र की ऐसी सोच है कि नृत्य में भाग लेना मात्र बालिकाओं का ही काम है, बालकों का नहीं, तो इस प्रकार की सोच को शीघ्र ही समाप्त करना चाहिए। इस प्रकार के सार्थक अवलोकन से लैंगिक समानता का विकास होगा, अर्थात उसकी सोच को बदलना चाहिए, लड़के की सोच को। 7 नंबर पॉइंट है, योग्यता तथा रुचि के अनुसार उत्तरदायित्व प्रदान करना, अर्थात कोई भी कार्य है वो बालक की रुचि और योग्यता के अनुसार प्रदान किया जाना चाहिए। ये नहीं कि ये काम थोड़ा सा जैसे खेल कूद का काम लड़कों को अक्सर दे दिया जाता है अध्यापकों के द्वारा कि लड़की इसके अंदर कमजोर है, टिक नहीं पाएगी, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। टीचर को ये देखना चाहिए कि कर सकती है या नहीं कर सकती है, और एग्जाम्पल सेट करना चाहिए। जैसे साइंस के अंदर है या खेल कूद के अंदर पीवी सिंधु है, वो कितना अच्छा कर रही है, जबकि लड़का उसको अगर टीचर है वो नहीं ट्रेन करता तो वो नहीं जा पाती। ऐसे एग्जाम्पल सेट करना चाहिए। तो क्या देख रखा है, अध्यापक द्वारा बालक एवं बालिकाओं को उत्तरदायित्व प्रदान करते समय यह नहीं देखना चाहिए कि यह बालक है इसलिए इसका अलग उत्तरदायित्व है, तथा यह बालिका है इसलिए इसका अलग उत्तरदायित्व है, वरना उत्तरदायित्व प्रदान करते समय बालक बालिका की रुचि व योग्यता देखनी चाहिए। पॉइंट 8, अध्यापक की सकारात्मक सोच होनी चाहिए। एक सकारात्मक सोच वाला अध्यापक ही अपने बालकों में सकारात्मक सोच विकसित कर सकता है। यदि एक अध्यापक अपने छात्र छात्राओं को अपने पाल्य अर्थात अपने बच्चों या छोटे बहन भाइयों की तरह समझता है तथा उसी रूप में प्रेम करता है, तो उससे बालकों में सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित होता है। 9 नंबर का पॉइंट है, अभिभावकों को उचित परामर्श। शिक्षक अभिभावक संघ तथा विद्यालय प्रबंधन समिति की बैठक में अध्यापक एवं अभिभावकों का संपर्क होता है। इन परिस्थितियों में विद्यालय लैंगिक समानता पर चर्चा करते समय परिवार तथा समाज में भी लैंगिक समानता विकसित करने पर विचार या चर्चा की जाए तो विद्यालय तथा समाज दोनों में ही लैंगिक समानता का वातावरण विकसित हो सकेगा। 10 नंबर का पॉइंट है, अध्यापक छात्र के सर्वोत्तम संबंध। अध्यापक तथा छात्र के मध्य संबंध होने चाहिए, अतः छात्रों के द्वारा अध्यापक के प्रत्येक तथ्य को सम्मान की दृष्टि से देखना चाहिए। इस स्थिति में अध्यापक द्वारा लैंगिक असमानता दूर करने संबंधी प्रयासों को छात्रों द्वारा सहर्ष स्वीकार किया जाएगा। इससे विद्यालय तथा सामाजिक स्तर पर लैंगिक समानता उत्पन्न होगी। ठीक है, अर्थात अध्यापक और छात्र के संबंध है वो मित्रतापूर्ण होने चाहिए। यह बात मैं बोली है वो एनसीएफ 2005 में कही गई है हमारे, ठीक है, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 उसके अंदर बोली गई है। तो ऐसे होने चाहिए। अध्यापक का दर्शन, यदि अध्यापक का चिंतन तथा दर्शन समानता का पक्षधर है तो वह भेदभाव कर ही नहीं सकता, वह असमानता नहीं कर सकता वह शिक्षक। तो उसके प्रत्येक प्रयास भी इसी से संबंधित होंगे। उसके द्वारा बालक एवं बालिकाओं में विद्यालय स्तर पर या सामाजिक स्तर पर कोई भी विभेद नहीं किया जाएगा।
लैंगिक समानता का भाव रखने वाला अध्यापक बालक व बालिकाओं का विकास समान रूप से करने में सक्षम होगा। ये हो गए इसके मुख्य मुख्य बिंदु। अब देखिए परिवर्तन के अभिकर्ता के रूप में शिक्षक के समक्ष बाधाएं। अब बैरियर्स इन फ्रंट ऑफ टीचर्स एज एन एजेंट ऑफ चेंज। अगर बदलाव करता है तो उसके सामने क्या क्या चुनौती या क्या क्या समस्याएं आ सकती है। तो परिवर्तन प्रकृति का नियम है और यह परिवर्तन किसी न किसी माध्यम से ही होता है। शिक्षा के क्षेत्र में परिवर्तन का माध्यम शिक्षक होता है। जैसा कि परिसर सर्वविदित है, परिवर्तन में अनेक बाधाएं आती है, अतः शिक्षक द्वारा छात्र के क्षेत्र में परिवर्तन लाने में उसे अनेक बाधाओं का सामना करना पड़ता है। परिवर्तन में बाधा पहुंचाने वाले कुछ प्रमुख तत्व निम्नलिखित हैं। अशिक्षा। तो इलिटरेसी है वो क्या, इलिटरेसी के बारे में क्या बताया, शिक्षा के बारे में। अशिक्षा किसी भी देश समाज की प्रगति का सबसे बड़ा बाधक तत्व है। हमारे राष्ट्र में अशिक्षितों की संख्या अधिक है, जिस कारण वे अपना योगदान राष्ट्र की प्रगति एवं परिवर्तन में नहीं कर पाते हैं। वे परिवर्तन का महत्व नहीं समझते और परिवर्तन को अपनाने में डरते हैं, जिस कारण शिक्षकों को उनके विरोध का सामना भी करना पड़ता है। सही बात है ये। अंधविश्वास, सुपर सिचुएशन। अंधविश्वास क्या होता है? अशिक्षा के कारण लोगों में अंधविश्वास की भावना भी जल्द विकसित हो जाती है। अर्थात कुछ चीज़ें होती है वो जैसे जादू दिखाते हैं, वो टोना वगैरह, ये अंधविश्वास का मैटर है। अगर कोई शिक्षित एजुकेटेड पर्सन होगा तो वो इन चक्करों के अंदर नहीं पड़ेगा। जो शिक्षकों के द्वारा किए जाने वाले परिवर्तनों में बाधा उत्पन्न करता है, सामान्यतः लोगों में लड़का लड़की को लेकर, जाति धर्म विज्ञान को लेकर अनेक विश्वास होते हैं और जब कोई व्यक्ति या शिक्षक उनके अंधविश्वास को बदलना चाहता है तो वे उसे स्वीकार नहीं करते और यह सोचते हैं कि व्यक्ति उन्हें, उनके समाज को, उनके बच्चे आदि को पथभ्रष्ट कर रहा है। इन्हीं अंधविश्वासों के कारण शिक्षक को कई बार परेशानियों का सामना भी करना पड़ता है। ये बात सत्य है। विज्ञान के लिए भी लोगों ने विरोध कर दिया था। केपलर था, उसने यूरोप के अंदर एक वैज्ञानिक हुआ था केपलर, जिसने ग्रहों की गति से संबंधित नियम दिए थे और बताया था कि पृथ्वी वो गोल है और सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। तो उसको चर्च ने मान्यता देने से इनकार कर दिया था और बोल रहा था कि चर्च वालों ने बोल दिया था कि इसको फांसी दी जाए, क्योंकि चर्च के पादरियों का मानना था कि सूर्य है वो पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है। बस इतनी सी बात का विरोध किया था और केपलर ने या जो कोपरनिकस था या केपलर था, उसने बोल दिया था कि पृथ्वी है वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। तो इसके बदले में उसको जान से हाथ गंवाने पड़ गए थे। तो इतना भी अंधविश्वास नहीं होना चाहिए, कहने का मतलब। रूढ़िवादी समाज, रूढ़िवादी समाज भी परिवर्तन में सबसे बड़ा बाधक तत्व है, क्योंकि ऐसे समाज के लोग अपने पुराने विचारों, मान्यताओं, आदर्शों आदि को सबसे अधिक मानते हैं। वे आसानी से नए मूल्य, सिद्धांतों, आदर्शों आदि को स्वीकार नहीं करते हैं। संकीर्ण सोच वाले, नैरो माइंड सेट वाले लोग हैं, वो भी बाधा पहुंचाते हैं। धार्मिक एवं राजनीतिक कारण वाले, ये आप पढ़ सकते हैं यहाँ पर यूज करके। और स्वार्थपरता यानी सेल्फनेस, ये स्वार्थता है, ये भी एक बाधकता बनती है। और सांस्कृतिक अलगाव, कल्चरल आइसोलेशन। भारत विविधताओं का देश है। यहाँ अनेक धर्मों तथा संप्रदायों के लोग रहते हैं, जिनकी अपनी अलग अलग संस्कृतियाँ हैं। शिक्षक को इन सभी संस्कृतियों में सामंजस्य स्थापित करके शिक्षा प्रदान करनी होती है, जो कि अत्यंत कठिन कार्य है। यह परेशानियां शिक्षक को परिवर्तन लाते समय बाधक बनाती है। जैसे अभी आपने देखा नहीं था, साउथ इंडिया के अंदर, कर्नाटका, तमिलनाडु, केरला के अंदर हिजाब का एक मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा उठा था। तो वो टीचर है, वो आसानी से इसको हैंडल कर सकते हैं, इस बच्चों के माइंड सेट को बदल सकते हैं। तो ये मुद्दा बड़ा नहीं बनता। तो इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है टीचर्स को। लेक ऑफ विल पावर, इच्छा शक्ति की कमी है, बदलाव चाहते नहीं है टीचर, अपनी सैलरी से मतलब रखते हैं, घर चले जाते हैं बस। तो ये कुछ सुझाव थे। और उसके बाद में परिवर्तन की बाधाओं को दूर करने के लिए सुझाव और दिए गए हैं, ये आप पढ़ सकते हो। ये आप इतना लिख के आओगे तो आपका काम हो जाएगा, नंबर है वो आपको मिल जाएंगे। एक बात का हमेशा ध्यान रखिएगा, काफ़ी है आपको लगभग पूरी भर के आनी है, वरना आपके पेपर ड्यू रह जाएंगे। ध्यानपूर्वक ये बात अच्छे से दिमाग में बैठा लेनी है आपको, काफ़ी पूरी भर के आनी है, अदरवाइज आपको नंबर है वो नहीं दिए जाएंगे और चक्कर कटवाएंगे। ये तो काफ़ी फुल भर के आनी है, कहने का मतलब पेज है वो पूरा के पूरा। ठीक, धन्यवाद, थैंक यू सो मच। साथियों के साथ शेयर करें और वीडियो अच्छा हो तो।